Hello everyone, this is Nikita. Thank you so much for seeing Bio Abhyasam channel. आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो लिविंग यानी जीवित और नॉन लिविंग निर्जीव दोनों को पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीवित जीवित कहलाता है यानी लिविंग हम लिविंग कहते हैं और निर्जीव यानी नॉन लिविंग जीवित नहीं हो सकता। इस जिज्ञासा का आंसर तो केवल यही हो सकता है कि बेसिक यूनिट सेल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी जिस चीज़ में सेल है वो लिविंग है और जिसमें सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या हो गई? सेल। यानी अगर किसी चीज़ में सेल से कम कोई चीज़ है यानी सेल नहीं है पूरा तो उसे हम लिविंग नहीं कह पाएंगे। सभी जीव सेल से बने होते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्वतंत्र अस्तित्व यापन यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। सेल के बिना किसी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। यानी सेल के अंदर भी और चीज़ें होती हैं ज़रूर, तो सेल से कम कोई भी चीज़ लिविंग नहीं कहला सकती। ठीक है, तो यही इस लाइन में लिखा है, सेल के बिना किसी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इस कारण ऑर्गेनिज्म के लिए सेल की फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्रियात्मक इकाई होती है सेल ही है। मतलब हमारे अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो सेल है। सेल ही एक ऐसी चीज़, सबसे बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लिविंग कह सकते हैं और वो ही फंक्शनल भी, जो भी लिविंग होने के लिए जो फंक्शन करने होते हैं, सेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार सेल को देखा और इसका वर्णन इसको डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की। माइक्रोस्कोप की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सेल की विस्तृत संरचना यानी स्ट्रक्चरल डिटेल्स की स्टडी संभव हो सकी। चलिए सेल थ्योरी, अब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। 1838 में जर्मनी के बॉटनिस्ट मतलब होता है जो प्लांट्स से रिलेटेड स्टडी करे, जो प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं। तो 1838 में जर्मनी के बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों की स्टडी के बाद पाया कि यह पौधे अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट दियोदर श्वान ने अलग अलग एनिमल सेल्स की स्टडी के बाद पाया कि सेल्स के बाहर एक पतली परत यानी लेयर मिलती है जिसे आजकल हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन वर्ड में मेम्ब्रेन शब्द का मतलब होता है लेयर। इसी साइंटिस्ट ने प्लांट टिश्यू की स्टडी में पाया, हम यहाँ आ चुके हैं। इसी साइंटिस्ट ने प्लांट टिश्यू की स्टडी में पाया कि प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है जो प्लांट सेल की विशेषता है। इसी आधार पर श्वान ने अपनी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना रखते हुए बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स का शरीर सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स यानी उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन व श्वान ने साथ मिलकर सेल थ्योरी दी, पर इनकी थ्योरी ये बताने में असफल रही कि नए सेल्स का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया सेल्स डिवाइड होती हैं
डिवाइड यानी विभाजित, और नई सेल्स का निर्माण पहले से मौजूद सेल्स के विभाजन यानी डिवीजन से होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक स्टेटमेंट है जो अभी ऊपर समझा हमने, उसी को जिस भी लैंग्वेज का था ये रुडोल्फ वर्चाउ, उसने अपनी लैंग्वेज में सेम बात बोली थी। वही है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है। इन्होंने स्लाइडेन और श्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर नई सेल थ्योरी दी। आज के समय के हिसाब से सेल थ्योरी कुछ ऐसे है। सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब वही उत्पाद। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ऐड किया कि सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से निर्मित होते हैं, बने होते हैं। अब आगे चलते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। शुरू में आप प्याज के छिलके या इंसान के गाल की खाल की सेल्स को माइक्रोस्कोप में देख चुके होंगे। उसके स्ट्रक्चर को फिर से याद करें। प्याज के सेल्स जो एक टिपिकल प्लांट सेल है, जिसकी बाहरी सतह यानी आउटर बाउंड्री पर एक डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट सेल वॉल और इसके ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। ह्यूमंस की चीक यानी गाल की सेल्स में आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब लेयर होता है, और एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल के ऊपर इसलिए सेल मेम्ब्रेन ही डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, यानी जो एनिमल का सेल होता है उसके बाहर सिर्फ एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स के सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर की साइड में, और उसके बाहर एक सेल वॉल होती है। हर एक सेल के भीतर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। डेंस मतलब अच्छा खासा मोटा, मेम्ब्रेन मतलब परत। ठीक है, तो हर एक सेल के भीतर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल शब्द का मतलब होता है अनुवांशिक पदार्थ, यानी ऐसा मटेरियल जिससे इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स वगैरह का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जिसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में इसके वॉल्यूम को घेरे हुए एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब आधा तरल यानी कि गाढ़ा सा पदार्थ होता है, मिलता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों प्लांट और एनिमल सेल में सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल्स में होने वाले जो भी काम होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होती है सेल के अंदर, तो दोनों प्लांट और सेल में सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए साइटोप्लाज्म एक इम्पॉर्टेंट जगह होता है। सेल की लिविंग स्टेट यानी जीवित अवस्था से रिलेटेड अलग अलग केमिकल रिएक्शंस यहाँ पूरी होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी जीवित रहने के लिए केमिकल रिएक्शंस वगैरह चाहिए होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं सेल के, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में बना रहता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो ऑर्गेनली कहलाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ और वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली राइबोसोम मिलते हैं। सेल के अंदर राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में पाया जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया व रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलते हैं, यानी राइबोसोम
साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेल्स साइज, शेप और एक्टिविटीज़ यानी कार्य के हिसाब से काफ़ी अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल्स: सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की सेल्स होती हैं। सबसे बड़ा आइसोलेटेड यानी अकेला सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंसान के रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल्स सबसे लंबी सेल्स में से एक हैं। ये डिस्क लाइक जो सेल्स होते हैं वो डिस्क लाइक मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो, ठीक है, ये दे रखा है ना, ये रेड ब्लड सेल्स हैं तो डिस्क शेप की होती हैं। डिस्क शेप का मतलब होता है कि दो कॉनकेव मिरर्स को सटा के रख दो, एक दूसरे से चिपका के रख दो, तो वो जो एक पूरा शेप बनेगा ना, उसी को अपन डिस्क शेप कहते हैं, ठीक है। और डिस्क शेप का और पॉलीगोनल यानी कि जैसे जिनकी साइड्स होती है, जैसे कि पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, उस शेप की सेल्स। और कॉलमनार शेप की सेल्स होती हैं। कॉलमनार ये जो यहाँ पे है लॉन्ग एंड नैरो लिखा है, ये 3rd नंबर की, ये कॉलमनार शेप के यानी उसमें कॉलम शेप के सेल्स होते हैं वो, ठीक है। और कॉलमनार शेप के सेल्स होते हैं। कॉलमनार शेप के सेल्स होते हैं। और क्यूबॉइड हमें पता है, रेक्टेंगल नहीं, क्यूबॉइड शेप का है ना। एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड थोड़ा रेक्टेंगल से रिलेटेड होता है ना, तो जैसे हमारे रूम्स होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, तो उस शेप की सेल्स होती हैं। थ्रेड लाइक धागे जैसी सेल्स होती हैं। और कुछ इरेगुलर शेप की, अमीबॉइड शेप कहते हैं ना, इरेगुलर वाला जिसका कोई शेप नहीं होता, जैसे हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो ये ऊपर है ये इरेगुलर शेप की है, ये कॉलमनार है ना। और ये हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। ये हमारे नर्व सेल्स है जो कि ब्रांच्ड और लॉन्ग है। ये ट्रैकियड है, ट्रैकिडियल इलोंगेटेड, लंबी है ना। ये मीसोफिल सेल्स है हमारे राउंड और ओवल शेप के। तो इसी प्रकार ये अलग अलग शेप की सेल्स होती हैं। सेल्स का शेप, रूप अनेक कामों के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी कि जिस हिसाब का काम होगा, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स हैं, उन्हें मतलब सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने होते हैं, इसलिए उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिससे कम से कम सेल्स में पूरी जो दूरी है वो कवर हो जाए, है ना। तो अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।